देखिए, मैं लॉस्ट गर्ल के बारे में थोड़ा बता दूँ कि ये एक ऐसी एपिक फ़िल्म है और इसका जो आप बैकग्राउंड देखेंगे, 1984 के जो राइट्स हुए थे दिल्ली में, उसका बैकग्राउंड हमने इसका फ़िल्म के लिए उठाया है और जो भी उसके अंदर हमने काम किया, जो स्टोरी उसकी लिखी है, तो ये इंस्पायर करती है उन लाखों लड़कियों की, जो ऐसे दंगों में, ऐसे जो रायट्स फैलते हैं, उसमें गुम हो जाती है, जिनका कोई अता पता नहीं होता। तो ऐसी ही लॉस्ट गर्ल की हमने इसमें जर्नी दिखाई जी। है। आपके सामने बैठी है दोनों लॉस्ट। बहुत ही अमेजिंग और ब्लेस्ड फील कर रही हूँ अभी। मैं आदित्य सर को बहुत बड़ा थैंक यू बोलना चाहती हूँ फॉर बिलीविंग इन मी, फॉर कास्टिंग मी। एक्चुअली दिस लॉस्ट गर्ल इज समथिंग आई नो विच इज़ वेरी क्लोज टू हिज हार्ट। तो उसको जस्टिस देना, उस कैरेक्टर को जस्टिस देना वॉज वेरी आई वॉज स्कैर्ड कि मैं जस्टिस दे पाऊँगी या नहीं, बिकॉज when someone writes a story, उनका व्यू बहुत इम्पोर्टेंट होता है। इफ़ दे डोंट गेट व्हाट दे वांट तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो आई होप आई डिड वेल। इंटरेस्टिंग पार्ट ये लगा कि जब इन लोगों ने बताया कि ये प्लॉट पॉइंट है फिल्म का जहाँ से बहुत डिसाइसिव मोमेंट होता है, जी। तो ऑब्वियसली उसमें काफी मनन करना पड़ता है कि उसके सबटेक्स्ट में क्या चल रहा है और क्या चीज ये रहेगा। फिर आशीष जी ने इतना अच्छा लिरिक्स लिखा तो उसको लिरिक्स को पहले मेरे पास आया वो चीज, और फिर उसके एक एक शब्द को लेकर के उस थॉट प्रोसेस को, पूरी कहानी को मैंने बाउंड स्क्रिप्ट को पढ़ा था, तो उसका ये फायदा हुआ कि उस मर्म को समझते हुए मैंने कोशिश की कि इस पॉइंट पे एक लड़की बहुत बड़ा डिसीजन, जो प्रोटेगोनिस्ट है फिल्म की, वो बहुत बड़ा एक डिसीजन ले रही है जो आप को अंदाजा लगा होगा, और ऑब्वियसली जब फिल्म देखेंगे तो उसका डिटेल पता चलेगा। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। काफी सिचुएशन आती हैं, डिफिकल्टीज आती हैं, बट उनको कैसे हैंडल करना है वो आदित्य जी को सीखिए। कभी अगर आपको मौका मिले, मैं कल से कर रहा हूँ, क्लासेस में जा रहा हूँ। यस बीवी इतनी तारीफ कर रही है, मैं घर पे जाके पता चलेगा। मैं बहुत लकी फील करती हूँ कि उन्होंने कैसे इस सिचुएशन को, कैसे इस मूवी को स्टैंड किया है। आई नो वेरी वेल। सो मैं सबसे पहले तो आप सबको बता दूं कि ये ना मेरे लिए फिल्म नहीं थी, ये मेरे रूट्स के पास वापस जाने जैसी एक बात थी। मैंने अपनी माँ को, मासी, चाची, वो सब लोग वैसे ही हैं जैसे आप अंग्रेजों को इस फिल्म में देखते हैं, और मुझे वो करने को मिल रहा था, वो भी उन लोगों के बीच में जिन लोगों के साथ रह के मैं पली बड़ी हुई हूँ, वैसे ही एनवायरनमेंट में वापस जाके मुझे काम करने का मौका मिल रहा था, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी। एंड ये तो सिमी का बड़प्पन है, नहीं तो सब कुछ इसने किया। जिस दिन डे 1 मैंने फोटोज़ देखी थी और कॉस्ट्यूम ट्रायल इनफैक्ट हम लोगों ने किए थे, तो मैं इतना अमेज थी कि इतना बेहतरीन काम, मतलब वो रूट्स, क्योंकि वो सेम रूट्स से हम लोग आते हैं, तो हम समझते हैं कि हाँ, ये सच्चाई जो है, ये कपड़े, ये गहने, ये सब सच्चाई देंगे। और आदित्य जी के बारे में जो सिमी ने बोला है, ये तो बीवी हैं तो थोड़ा सा नाप तोल के इन्होंने बोला है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इनसे ज़्यादा बेहतरीन, इनसे ज़्यादा काम, इनसे ज़्यादा सधा हुआ इंसान मैंने ज़िंदगी में नहीं देखा। क्या बात है। क्योंकि इतनी पैनिक सिचुएशंस में जब आप रियल लोकेशंस पे जाके शूट करते हो ना, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके सामने आती हैं जो कि अनप्रेडिक्टेबल होती हैं। लेकिन ये इंसान, मैंने कभी इनके चेहरे पे शिकन की एक लाइन नहीं देखी इनके माथे पे, तो मैं चाहती हूँ कि एक बार इनके लिए तालियां तो जरूर बजा दीजिए। ये बात। और बाकी सब माय लवली 2 डॉटर्स, दिल से इतना जुड़ गए थे हम लोग के बहुत टाइम तक, तो मुझे छुटकी इतनी याद आती रही है। और रवीश, प्रभात सर, भूपेश जी, ये जब मिले थे तो बहुत ही सीरियस, अभी भी सीरियस ही लग रहे होंगे, बट ये बहुत बहुत कॉमेडी करते हैं ये। और एवरीवन, फारूक सर, एवरीवन, मतलब एक परिवार थे हम लोग। और हम फिल्म नहीं बना रहे थे, हम अपनी घर की बेटी की सच में शादी कर रहे थे, वैसे सब लगे हुए थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने किया, सब ने उतनी मेहनत की है और सब ने
और ये सब जो है छोटे छोटे हिस्से मिलके पूरी एक रीढ़ की हड्डी बनी है इस फिल्म। करेक्टर मेरे लिए एक चैलेंज था क्योंकि मैं लखनऊ का हूँ और आज तक कभी मैंने हरियाणवी नहीं बोली। तो प्रभात सर ने मुझे जब ऑडिशन के लिए बुलाया, बोला कि तुम आ जाओ, देखते हैं, ऑडिशन देते हैं। तो मैंने हिंदी में पहला ऑडिशन दिया। तो सर को मेरा काम अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कि अब ना तुम्हें हरियाणवी बोलनी है। मैंने कहा हरियाणवी, ओके। मैंने कहा सर 1 हफ्ते का मौका दीजिए, मैं करता हूँ। बट सर ने एक चीज बोली थी कि कभी भी बीच में कोई भी सपोर्ट चाहिए हरियाणवी से रिलेटेड, लैंग्वेज से रिलेटेड, तो मुझे फोन कर लेना। तो मैंने कई बार फोन किया सर को, जहाँ जहाँ मुझे प्रॉब्लम थी, कंफ्यूजन था, सर ने मुझे बताया, मैंने प्रैक्टिस करी। तो डेफिनेटली वो आपको स्क्रीन पे दिखेगा। एंड इतने बड़े बैनर के साथ जुड़ने का मौका मिला। थैंक यू आदित्य सर एंड प्रभात सर। यहाँ जितने लोग आए हैं सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना कीमती टाइम में से इतना हमें दिया। और ये सिर्फ फिल्म नहीं है साहब, ये अपने आप में एक रिटर्न है सोसाइटी को। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, आदित्य से मेरी जो दोस्ती है 22 साल पुरानी है। जब ये बम्बई नया नया आया था तब से हमारी दोस्ती है और एक वादा है कि निभा करके जाएंगे। 1974 जब ये मतलब ये नाचीज दुनिया में आया था, नहीं मैं इस दुनिया में आने वाला हूँ जो 74 में आया हूँ और 84 के टाइम पे मैं 10 साल का था। और ये जो सिख दंगा की आप बात कर रहे हैं, ये मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। मेरे बोकारो में जो कॉलोनी है, झोपड़ी कॉलोनी जहाँ मैं पला बढ़ा, उसके बाद एक कॉलोनी है आज़ाद नगर। ये दोनों तो अभी भी है, मगर इस दोनों कॉलोनी के बीच में जो कॉलोनी थी इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अब वो नहीं है। उस कॉलोनी का नाम था सरदार कॉलोनी, जो आज नहीं है। अगर आप पुराना इतिहास ढूंढेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि एक पूरा कॉलोनी, एक गुरुद्वारा ख़त्म हो चुका है उस नक्शे से। और ऐसा ही पूरे हिंदुस्तान में पता नहीं कहाँ कहाँ हुआ होगा। तो ये फिल्म मेरे लिए सोसाइटी को जस्ट एक रिटर्न है। और इस सफ़र में मैं आदित्य के साथ पल पल रहा हूँ और अंतिम क्षण तक साथ में हूँ। और ये फिल्म सिर्फ फिल्म नहीं है, इसको हमने रियलिस्टिक जोन में लाने के लिए कास्टिंग में पूरी ईमानदारी रखी थी कि हमें स्टार नॉन स्टार से मतलब नहीं है, जो इस किरदार में फिट बैठेगा वो करेगा। वो भूपेश जी हों या संजय मिश्रा आ जाते, मुझे इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता। कैरेक्टर में फिट बैठना मेरे लिए ईमानदारी से काम करने जैसा है। लवली सर। रही बात फिल्म की छोटे बड़े की, मैं ये कभी नहीं मानता। मैंने छोटे छोटे वेब सीरीज भी किए हैं, डायरेक्ट किए हैं। और वेब सीरीज डायरेक्ट करने के दरमियान ही आदित्य सर को मेरे ऊपर नज़र पड़ी कि आप डायरेक्ट भी करते हो, हमें एक सब्जेक्ट करना है। वहाँ से सफ़र चालू हुआ। 3 साल कम से कम इस द लॉस्ट गर्ल के पीछे हम लोगों का लगा हुआ है, दोनों भाई का। कि पहले स्टोरी रेडी हुई, स्टोरी रेडी होने के बाद हुआ कि कैसे इसको इम्प्लांट करेंगे, कैसे इसको डिज़ाइन करेंगे। तो इसमें मैं एक डायरेक्टर का नाम लेना चाहूँगा बहुत दिल से, जिनका नाम है नीला माधव पांडा, पद्म श्री नीला माधव पांडा, जिन्होंने कड़वी हवा बनाई थी। 2017 में रिलीज हुई है। और कड़वी हवा जब बन रही थी, मैं एज ए डायरेक्टर तैयार हो रहा था। मुझे महसूस हो रहा था कि अब मैं डायरेक्ट ही करूँगा। आर्ट डायरेक्शन और प्रोडक्शन डिजाइनिंग चलता रहेगा अपनी जगह पे। और ये डायरेक्ट करने का सिनेमा हॉल में ये पहला प्रोडक्ट है जो हमारा सामने आया है। अब 5 तारीख के बाद आप जनता जनार्दन के हवाले है, जैसा आशीर्वाद देंगे सब मंजूर है। थैंक यू। First of all, thanks Aditya for believing in me. इसमें एक जो पहला सॉन्ग है रब्बा, ये बहुत सिचुएशन बेस्ड सॉन्ग है। तो जब लिखने का जब इसके ऊपर कुछ लिरिक्स लिखने थे तो आपको वो हर एक सिचुएशन कंसिडर करके उसमें शब्द आपको डालने थे। सो इट वाज वेरी टफ टास्क। तो हम लोगों ने लगभग एक आई गेस 10 दिन उस घर में लगा दिए। उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए, बहुत सारे 2-3 और गाने बने थे और एक हम लोगों ने फाइनल किया। ये लास्ट और लिल्लो तो इट्स अ हरियाणवी फोक सॉन्ग, ये आदित्य ने किया था। और उसमें एक लोरी है, वो बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, वेरी इमोशनल सेंटिमेंटल सॉन्ग, जो अपनी माँ अपने बच्ची के लिए गाती है। सो इट्स वेरी इमोशनल टची सॉन्ग। तो आप जब आप सुनोगे उसको शायद आप भी सो जाओगे। पिछले 10-12 साल से जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट अभी भी जो हमारी पिक्चरें बनती हैं उस पर, अभी रेड 2 जो बन रही है उस पर भी
आदित्य जी का साथ है, हमको मटेरियल्स सप्लाई करते हैं हमको। तो जब मैंने पिक्चर के बारे में सुना, उसका ट्रेलर देखा जी, जो उन्होंने रफ कट मुझे दिखाया इस चीज़ का, तो हमको लगा कि ये जो ट्रू इंस्पायरिंग स्टोरीज़ हैं ये ऑडियंस को हर हाल में दिखानी चाहिए। इसके लिए हम इसके साथ जुड़े हैं और इसको नॉर्थ इंडिया में और कुछ मेट्रो सिटीज़ में भले ही ये ज़्यादा बड़ी अपना स्केल की रिलीज़ नहीं है जैसे बड़े बड़े एक्टर्स की होती है, बट इसको जहाँ जहाँ पे ये मायने रखती है, इस पिक्चर को देखना ज़रूरी है लोगों के लिए। और जो इनके साथ जो अपने आप को रिलेट करेंगे इस पिक्चर के साथ, वहाँ पे हम इनको इस पिक्चर को लगाएंगे और दिखाएंगे, और उसके बाद इसके नॉन थिएट्रिकल राइट्स भी एक्सप्लॉइट करेंगे और इसको पूरी दुनिया को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये फिल्म जो है मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि आदित्य जो है ही इज जस्ट लाइक माय सन एंड आई एम सो प्राउड ऑफ हिम दैट व्हाटएवर ही थॉट अबाउट ए स्टोरी ही हैज ट्रांसलेटेड ऑन द स्क्रीन, बिग स्क्रीन। मेरा एक दिन बर्थडे था मूवी में, और मैं कोई दंगे वाले लोग आ गए थे, वो हमारे पीछे पड़ गए थे, तो वो हम गाड़ी से गिर गए और फिर मेरे को बहुत सारी चोट लग गई थी। ये पिक्चर देखिए, एक मैं कहूँगा ये पिक्चर नहीं, ये एक बहुत बड़ी एक कहानी है और एक बहुत बड़ा रोल है द लॉस्ट गर्ल का फिल्म कम्युनिटी में। जो आइडिया मेरे दिमाग में आया फिल्म मेकिंग का, वो दर्द मेरे ग्रैंडफादर ने मुझे बताया था जब वो मुझे 1984 के दंगों से रिलेटेड कहानियाँ सुनाते थे। तो कुछ इंसिडेंट उन्होंने, रियल इंसिडेंट मुझे बताए, वो मेरे जहन में बचपन से थे और मैंने तभी डिसाइड कर लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा और जब मेरी एजुकेशन कंप्लीट हो जाएगी तो मैं ऐसे सब्जेक्ट पर ज़रूर काम करूंगा। तो मैंने करीबन 4 साल पहले इसको लिखना शुरू कर दिया था और उन रियल इंसिडेंट को इसमें डाला गया जो जहां पर हुए थे। मैं उन जगह पर गया और उन्हीं रियल इंसिडेंट वाली जगहों पे मैंने इसको शूट किया। और मैं बेसिकली ये जो फिल्म है ये उन लोगों को डेडिकेट करना चाहता हूँ जो ऐसे दंगों में मारे जाते हैं। जैसे बच्ची को दिखाया आपने, देखा एक छोटी बच्ची कैसे गुम हो जाती है, तो मैं उन सब बच्चियों को मैं ये फिल्म डेडिकेट करता हूँ जो ऐसे दंगों में खो जाती है, मारी जाती है। एक डेटा के हिसाब से 2019-2021 में करीबन 13 लाख बच्चियाँ और महिलाएं हमारे देश में गुम हो चुकी है जिनका कोई अता पता नहीं है। तो मैंने इसके बैकग्राउंड को उससे जोड़ा है कि उनकी ज़िंदगी का क्या, उनके साथ बाद में क्या होता है, क्या एक्सप्लॉयटेशन होता है और न जाने क्या क्या अत्याचार उनके साथ होता है। उनकी ज़िंदगी को मैंने इस फिल्म के ज़रिए दिखाने की कोशिश की है। नहीं, इसमें कंट्रोवर्शियल कुछ नहीं है। मैं बस एक बच्चे का, एक महिला का, एक बच्ची का मैं दर्द इसमें दिखाना चाहता हूँ कि जनरली समाज में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं। जब आदमी लॉस्ट होता है तो उसके बारे में हमें पता नहीं चलता, तो उसकी रियल स्टोरी को, उस इंसिडेंट को मैंने दिखाने की इसमें कोशिश की है। इसमें कोई दंगे से इसको आप रिलेट मत कीजिए कि मैं उसको एक्सप्लोर कर रहा हूँ या फिर चुनावी माहौल है और मैं उससे कुछ जोड़ रहा हूँ। इसका कोई भी कनेक्शन नहीं है किसी दंगे फसाद से, किसी इलेक्शन से, किसी से इसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये जस्ट एक सिंपल स्टोरी है, एक फैमिली ड्रामा है। प्राची से पहले करीबन मैंने 50 से ज़्यादा ऑडिशन लिए एक स्टार कास्ट के लिए। जो मुझे लीड एक्ट्रेस चाहिए थी, जो छोटी सुहानी लॉस्ट गर्ल है, छोटी सुहानी लॉस्ट गर्ल, उसके बाद जो बड़ी हो जाती, तो मुझे काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। जनरली क्या होता है जब हम लोग किसी लीड स्टार को कास्ट करते हैं फिल्म में, तो उसमें हम वो खूबियाँ देखते हैं कि उस ज़माने में, उस टेक्सचरिंग में उसका चेहरा, उसकी जो हम अदा कहते हैं या उसका जो इम्प्रेशन है वो फिट हो पाएगा क्या। तो मुझे प्राची में बेहतरीन दिखा, बिकॉज़ क्या उस बैकग्राउंड में जाना, 40 साल पुरानी ये बात हो गई है, तो वो परफॉर्मेंस काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। तो प्राची ने उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाया और मुझे प्राची में वो चेहरा नज़र आया।
देखिए, मैं तो कहूँगा ये एक फैमिली फ़िल्म है, एक सोशल ड्रामा है और पूरे सोसाइटी को मैं गारंटी देता हूँ, पूरी सोसाइटी को एक मैसेज देगी ये फ़िल्म, क्योंकि इसमें सीखने को बहुत कुछ है। इसमें ये नहीं कि द लॉस्ट गर्ल मैंने एक राइट से जोड़ दिया और मैं फ़िल्म में उस चीज़ को लेकर आ रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। एक लॉस्ट गर्ल को मैंने लोगों की भावना से जोड़ा है। एक लड़की कितने करीब होती है अपने परिवार में और इसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है, जब वो नहीं होती, गुम हो जाती है, तो हमारे दिलों पे क्या बीतता है। तो मैं जानता हूँ कि हर परिवार में एक लड़की होती है और हमारी सबसे ज़्यादा इमोशन हमारी बेटी से, हमारी बहन बेटियों से जुड़ी होती है। उस कहानी को मैंने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। तो मैं लॉस्ट गर्ल के माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहता हूँ कि हमारी लड़कियों की, हमारी बेटियों की कितनी इम्पोर्टेंस है, उनको किस तरीके से समाज में रखना चाहिए। मैंने आज तक जितने भी काम किए ऑडिशन के थ्रू ही किए, मेहनत करके किए, तो इसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था पहले, तो मुझे स्टोरी बताई गई इसके बारे में और बहुत सारे ऑडिशन के राउंड्स थे, उसके बाद लुक टेस्ट थे एंड देन फाइनली हमने क्रैक किया एंड देन वी प्रिपेयर्ड फॉर द स्टोरी और फिर उसके ऊपर पूरी तैयारी की। बहुत अच्छा है, एक्चुअली मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानती हूँ दैट मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली और आदित्य सर ने जिस हिसाब से कोऑर्डिनेशन किया है, जैसे स्टोरी डायरेक्ट की है, वहाँ पर ऑन सेट हमें हेल्प की है, ही हैज़ बीन माइंड ब्लोइंग। आई गेस वो नहीं होते तो ये फिल्म भी पॉसिबल नहीं हो पाती। अपने पेरेंट्स को वो ढूंढ रही है, मतलब जब वो बचपन में गुम हो गई थी तो शी लॉस्ट हर मेमोरी और बाद में उसको जब फ्लैशेस आते हैं तो वो उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहती है, वो ट्रॉमेटिक सिचुएशन में जाती है एंड देन फाइनली जब उसकी याददाश्त वापस आती है, सो इट्स अ जर्नी ऑफ अ गर्ल। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, इट वाज लाइक अ फैमिली। हाँ, वेदर की वजह से तबीयत वगैरह ख़राब हो गई थी मेरी, बट अगेन आदित्य सर, सिमी मैम, उनकी पूरी फैमिली वहाँ पर, दे वर माइंड ब्लोइंग, बहुत अच्छे से, लाइक अ फैमिली दे टुक केयर ऑफ मी। आई रियली होप यू ऑल विल लाइक इट। आपका बहुत सारे प्यार की हमें ज़रूरत है। प्लीज़ वॉच इट। 5 अप्रैल को सिनेमास में आ रही है। गो टू योर नियर बाय थिएटर्स एंड गिव योर लव। आई थिंक एक्टर के लिए हर कैरेक्टर की एक जर्नी होती है, तो किसी चीज़ को हम कंपेयर नहीं कर सकते। एवरी कैरेक्टर इज़ अ जर्नी फॉर एन एक्टर, सो वो भी जर्नी है, ये अलग जर्नी थी। आई एम एन्जॉइंग एवरीथिंग। मैं पहली बार ऐसा कैरेक्टर कर रहा था जो एक तो लैंग्वेज को लेके था कि हरियाणवी लैंग्वेज बोलना है, उसके बाद कि मैं एक जवान से एक एजेड प्ले भी कर रहा था, एक कैरेक्टर जो कि काफ़ी एजेड कैरेक्टर जो आपने देखा होगा ट्रेलर में। तो मेरे लिए बहुत कठिन तो था ही, क्योंकि लैंग्वेज को लेके कि हरियाणवी लैंग्वेज अचानक से बोलना, चूँकि एक्टर हैं तो करना पड़ता है और कोशिश हमने की है। अब देखिए, आप लोग देखा होगा आपने कैसा लगा। मतलब मैं एक फादर हूँ जिनके खुद के बच्चे तो नहीं हैं, तो हमें अचानक से एक बच्चा मिलता है जो आपने देखा होगा इस ट्रेलर में। उस बच्चे को हम पालते हैं और अपना समझ पूरे जैसे अपने बच्चे को पालते हैं वैसे पालते हैं, लेकिन एक दिन अचानक उस बच्चे को लगता है कि हमारे माँ बाप कोई और हैं, और उसके बाद जो हम पीड़ा होती है वो माँ बाप की तरह जो होता है वही है। एक बाप का किरदार मैं निभा रहा हूँ इसमें। गांव में ये शूट कर रहे थे आदित्य जी के गांव में, और बहुत ही अच्छा लगा। घरेलू माहौल, ऐसा लगा कि मैं अपने घर में अपनी फिल्म बना रहा हूँ, ये फील था। बहुत ही अच्छा, लोग तारीफ कर रहे हैं कि भैया तुमने ये एक ऐसा कैरेक्टर किया है जो जिस एज में हो नहीं उस एज का भी एक कैरेक्टर प्ले किया, और मैंने पहली बार किया है ऐसा, तो मुझे अच्छा लग रहा है कि कैसा आता है निकल के। बहुत ही अच्छा। आदित्य जी और प्रभात जी दोनों हमारे डायरेक्टर हैं इस फिल्म में, और उन दोनों ने जो हमें सपोर्ट किया हर चीज़ के लिए, तो वो जो उन्होंने बताया, मैं तो डायरेक्टर का एक्टर हूँ, मैं कोशिश करता हूँ जो डायरेक्टर चाह रहे हैं कितना करीब पहुँच पाऊँ मैं, तो मैं लगा रहा। उनको जैसा लगा, अभी कैसा लगेगा अभी फिल्म देखने के बाद पता चल जाएगा। अभी जी, मैंने इस फिल्म में प्राची और एरोनिका, जो हमारी लॉस्ट गर्ल है, सुहानी जो कैरेक्टर नेम है, उसकी मदर का कैरेक्टर मैंने किया है। और एक्चुअली ये एक जर्नी थी, यंग मदर से लेके और एक एज्ड मदर तक जाने की एक जर्नी थी, और जिस एज तक अभी हम पहुँचे ही नहीं है वहाँ तक जाने की एक जर्नी थी। और छोटी एरोनिका, हमारी छोटी सुहानी जो है, उससे तो मैं इतना घुल मिल गई थी। हम दोनों एक दूसरे को, मतलब सेट पे ऐसे लगता था कि वो मेरी बच्ची है, उसे क्या खाना पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद, तो एक बॉन्डिंग बन जाती है। एंड देन प्राची, उसने मुझे मतलब छोटी बहन जैसा प्यार और वो
हमारा एक अलग बॉन्ड था, वी शेयर थिंग्स एंड बहुत मज़ा आया था सेट पे इन दोनों के साथ। किसी से नहीं, दे बोथ आर वेरी कूल, और इतने कूल लोग मुझे सेट पे मिले, और दोनों ही डायरेक्टर्स क्या चाहिए वो बहुत प्यार से आराम से समझा देते हैं। वो कुछ भी ऐसा नहीं है कि चिल्लाने वालों में से नहीं। मैंने जैसे बोला कि आदित्य जी के तो चेहरे पे शिकन तक नहीं आती, कभी देखी मैंने जी। ये इसका जो शूट है वो बहुत ही ऐतिहासिक गांव है हरियाणा का, जहाँ पे हड़प्पन संस्कृति की चीज़ें जो है वो भी बाहर आई हैं। राखीगढ़ी उस जगह का नाम है, और दूसरी एक और ऐतिहासिक शहर, दूसरा जो है दूसरी लोकेशन जो हमारी थी वो थी हांसी। तो ये दोनों ही शहर ना बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है हमारे इतिहास का, और जहाँ शूट हुआ। और मैं आपको बताऊं कि वहाँ के लोगों का जो वार्मथ था, जो हम लोगों के लिए वेलकम था, वो देख के हमें लगता था कि यार हम शहरों में रह के बहुत प्रैक्टिकल हो गए हैं। वो लोग अपना पूरा घर हमारे हवाले ऐसे सौंप देते थे कि आइए जहाँ बैठिए जो चाहिए। तो बहुत मज़ा आया वहाँ काम करके, बहुत अच्छा। ये एक ऐसी फिल्म है जो पूरे परिवार को एक साथ बैठ के देखनी चाहिए। माँ बेटी का, बाप बेटी का, या परिवार में, या मैं कहूँ कि जो हस्बैंड वाइफ, हर रिश्ता एक दूसरे से इतना गहरा है, इतना प्यारा है कि हम जो इस भागदौड़ भरी ज़िंदगी में खो रहे हैं, एक दूसरे से दूर हो रहे हैं, सोशल मीडिया में ज़्यादा दोस्त हैं और सच्चाई में कम हैं, तो ये जो फिल्म है ये आपको एक परिवार की तरह लगेगी। आपको लगेगा कि आप वहीं बैठे हैं, उसी गांव में बैठे हैं, उन्हीं लोगों के बीच बैठे हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप लोग आएँ और अपना आशीर्वाद दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस फिल्म को पहुँचाएँ, और अपने पूरे परिवार के साथ धड़ल्ले से आइए। कुछ ऐसा नहीं है कि मैं पता नहीं देखूँ नहीं देखूँ, फैमिली के साथ आइए, पूरे परिवार को लेकर आइए।